Welcome back students, this is 12th class physics and students today we will discuss about our next topic and today's our topic is temperature dependence of resistivity. Temperature dependence of resistivity. यानी कि टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। स्टूडेंट्स इस टॉपिक में अपन स्टडी करेंगे टेम्परेचर का रेजिस्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, उसके बारे में अपने को स्टूडेंट्स स्टडी करनी है। तो टेम्परेचर का रेजिस्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा उसके बारे में स्टडी करने से पहले अपने को एक चीज समझनी है कि टेम्परेचर और जो रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी का एक फॉर्मूला था रो इक्वल टू एम अपॉन एनी स्क्वायर टू। रो इक्वल टू एम अपॉन एनी स्क्वायर टू। ये फॉर्मूला था किसका? रो का था। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं मेटल की। तो मेटल में क्या होता है कि द नंबर डेंसिटी ऑफ एन फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करेंगे स्टूडेंट किसके बारे में? मेटल के बारे में। तो स्टूडेंट्स मेटल में तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मेटल जो है, मेटल में दो क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, मेटल्स में क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब है ना, ये जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इससे ना देखो इस पर डिपेंड तो करता है भाई। जो रेजिस्टिविटी है वो किस पर डिपेंड करती है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी? कम होगी, यानी उसमें कंडक्शन जो है करंट का वो बहुत अच्छे से हो पाएगा। और जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे उसकी रेजिस्टिविटी क्या ज्यादा है, यानी कि उसमें जो कंडक्शन है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। लेकिन है ना, टेम्परेचर का इस फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है इन द केस ऑफ मेटल। यानी मेटल के केस में अगर अपन बात करें, इन द केस ऑफ मेटल की अगर अपन बात करें तो टेम्परेचर का फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। टेम्परेचर बढ़ाओ चाहे घटाओ, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उनकी जो नंबर्स हैं वो आपकी ऑलमोस्ट इक्वल रहती है, नो चेंजेस। तो फिर दिक्कत कहाँ है? आपको बताया कि रो जो है वो किस पे डिपेंड करता है? टो पे डिपेंड करता है। और टो क्या है? रिलैक्सेशन टाइम, यानी कि दो कोलिजन के बीच का टाइम। जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारे यहाँ पे मेटल के आयंस है। जो कोई भी मेटल है उसके अंदर जैसे इलेक्ट्रॉन चला जाएगा यहाँ से छोड़ के, तभी तो वो फ्री होगा। तो ये वाला पॉजिटिव हो जाए और यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन है। यहाँ इस तरीके से मेटल्स के बहुत सारे आयंस है। ये इलेक्ट्रॉन है, इस पर कौन सा है चार्ज? नेगेटिव चार्ज है। अब ये इलेक्ट्रॉन एक बार यहाँ से टकराया, यहाँ टकराने के बाद यहाँ टकराया, तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में जो टाइम लगा इसको, वो टाइम क्या होता है? रिलैक्सेशन टाइम होता है। अगर ये ज्यादा फास्ट टकराएगा तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो गया? कम हो गया। और ये धीरे धीरे चल के टकराएगा तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो गया? ज्यादा हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक जाने में मान लो 2 घंटे लग गए। ठीक है, लेकिन किसी कारण से अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सपोज करो 10 मिनट में पहुंच गया, दो केसेस ले लिए मैंने कि यहाँ से टकराने के बाद इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो सकता है 10 मिनट में पहुंच जाए, हो सकता है वो 2 घंटे में पहुंच जाए। तो कौन से वाले में टाइम ज्यादा है? 2 घंटे वाले में टाइम ज्यादा है। जिसमें टाइम ज्यादा है यानी जिसका रिलैक्सेशन टाइम ज्यादा है, तो रिलैक्सेशन टाइम ज्यादा है तो उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी? कम होगी, क्योंकि रेजिस्टिविटी और रिलैक्सेशन टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो जिसका रेजिस्टिविटी ज्यादा है, सॉरी रिलैक्सेशन टाइम, जिसमें ना इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे आके टकराएगा, उसमें मतलब टाइम ज्यादा लेगा, उसकी रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी? कम हो। ठीक है, ये बात भी समझ में आ गई। चलो, अब ये टाइम कम ज्यादा कैसे हो सकता है? टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है? स्टूडेंट्स ये होता है
कि जैसे ही ना अपन टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसके पास क्या होती है, थर्मल एनर्जी होती है, थर्मल वेलोसिटी होती है। हर एक इलेक्ट्रॉन के पास क्या होती है, थर्मल वेलोसिटी। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो थर्मल एनर्जी बढ़ेगी, जिसकी वजह से थर्मल वेलोसिटी इसकी बढ़ जाएगी। अब इसकी स्पीड बढ़ गई तो ये टाइम कम लेगा या ज्यादा लेगा? सोचो एक बार, अगर इस इलेक्ट्रॉन की कोलिजन की स्पीड है ना, वो अगर बढ़ जाती है मोर फ्रिक्वेंटली, कि ये ना 2 घंटे में पहुंच रहा था, अब ये 10 मिनट में पहुंच रहा है, तो रिलैक्सेशन टाइम जो है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। थर्मल एनर्जी इसको टेम्परेचर ज्यादा देने की वजह से, टेम्परेचर देने की वजह से इसकी जो थर्मल एनर्जी है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। वेलोसिटी बढ़ गई तो इसका मतलब टाइम क्या हो गया, कम हो गया। ये जल्दी पहुंच गया तो टाइम क्या हो गया, कम हो गया। और टाइम कम होने से रेजिस्टिविटी क्या हो गई, बढ़ गई। और टाइम कम क्यों हुआ, क्योंकि आपने टेम्परेचर को बढ़ाया। तो पहले आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो रिलैक्सेशन टाइम कम हुआ। तो रिलैक्सेशन टाइम और रेजिस्टिविटी के ये दोनों ना एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो आपकी जो रेजिस्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये रिलेशन बना हमारे पास। इसका मतलब ये हुआ कि द रेजिस्टिविटी ऑफ ए मेटल इंक्रीजेज एंड द कंडक्टिविटी डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर। ये टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर ये जो रेजिस्टिविटी है वो भी क्या होती है, आपकी इंक्रीज होती है। और रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी, इसका मतलब कंडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्यों, क्योंकि ना कंडक्टिविटी जो है वो रेजिस्टिविटी का क्या होता है, अपोजिट होता है, मतलब रेसिप्रोकल होता है। तो हमने ना क्या सीखा, एक बात समझ में आ गई कि अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो रेजिस्टिविटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि रिलैक्सेशन जो टाइम है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो ये आता है बस, यही होता है मेटल के अंदर। ऑलमोस्ट जितने भी मेटल है सबके अंदर यही प्रोसेस होती है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी, यानी कि जो करंट है उसको फ्लो होने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। क्यों, क्योंकि ना इलेक्ट्रॉन है ना वो कोलिजन में ही उसका काम होता रहेगा, फ्लो करवाने का काम रुक जाएगा उसका। तो ये स्टूडेंट्स आप इसकी जो थ्योरी है वो आप लोग पढ़ लेना, मैं आपको भेज दूंगा। अब आगे लिखा है कि फॉर मोस्ट ऑफ मेटल रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस लीनियरली। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी भी बढ़ती है। तो अब है ना अपने को एक फॉर्मूला बनाना है, किसके बीच में, टेम्परेचर और रेजिस्टिविटी के बीच में एक फॉर्मूला दे रखा है। वो फॉर्मूला ये दे रखा है, रो इज इक्वल टू रो नोट। रेजिस्टिविटी रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस एल्फा टी माइनस टी नॉट। ये एक रिलेशन है। रो क्या है, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर टी, यानी टी टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी का ये क्या है, फॉर्मूला। हालांकि आपने बुक में ना ये फॉर्मूला ऐसे लोरडा में भी ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट दे रखा है, लेकिन अपन इसको ड्राइव करने की एक कोशिश करेंगे, लेकिन आपके सिलेबस में तो है नहीं, लेकिन फिर भी चलो कर लेते हैं अपन इसको। रो है रेजिस्टिविटी ओ एट टेम्परेचर टी। रो नोट क्या है, रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर जीरो। जब टेम्परेचर जीरो है, यानी स्टार्टिंग में जो रेजिस्टिविटी है वो है रो नोट, और टेम्परेचर वो बढ़ा दिया आपने, जीरो से मान लो बढ़ा के बताया टेम्परेचर, उस टाइम जो रेजिस्टिविटी वो क्या मान लिया हमने, रो। एल्फा, एल्फा है, एल्फा है स्टूडेंट्स टेम्परेचर कोफिशिएंट। एल्फा क्या है यहाँ पे, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी।
यानी कि अल्फा जो है ना वो टेम्परेचर कोफिशिएंट है, यानी कि कितना टेम्परेचर में चेंज आने की वजह से रेजिस्टिविटी में बार बार कितना चेंजेस आ रहा है, किस हिसाब से रेजिस्टिविटी चेंज हो रही है। पहले 2 से 3 हो गई, फिर 4 हो गई, फिर 5 हो गई। टेम्परेचर को अपन आराम से इंक्रीज कर रहे हैं, तो हर बार 1 का अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसको अपन क्या कहते हैं, अल्फा बोलते हैं। ये कांस्टेंट है, हालांकि ये कांस्टेंट होता नहीं है, एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया। हालांकि अपनी बुक में ये कांस्टेंट दे रखा है अल्फा। अल्फा क्या है, कांस्टेंट है। 99% ये कांस्टेंट होता है, 99% है ना। अपने को अल्फा जो है ना, इसके जो न्यूमेरिकल वगैरह में कांस्टेंट आपको दे रखा है, बट एक्चुअली प्रैक्टिकली अपन ने देखा कि अल्फा जो है वो उसका में माइनर जो है ना वो चेंजेस आते ही आते हैं। एक्सपेरिमेंट से अपने ये है प्रूव कि अल्फा जो है ना ये टेम्परेचर कोफिशिएंट, इसमें माइनर थोड़ा सा चेंजेस आता है, लेकिन वो नेग्लिजिबल होता है, उसको अपन नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अलग अलग मटेरियल के लिए अल्फा भी क्या होता है आपका, अलग अलग होता है। ये जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है ना अल्फा, दिस इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल्स। इसके बाद में कैपिटल टी क्या है, कैपिटल टी क्या है, टेम्परेचर एट एनी टाइम। और टी नॉट क्या है, इनिशियल टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर। तो ये सारी चीजें हैं इसमें दे रखी है, और ये फॉर्मूला है रेजिस्टिविटी एंड टेम्परेचर के बीच का। दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द रिलेशन बिटवीन रेजिस्टिविटी एंड टेम्परेचर। अब ये फॉर्मूला बना कैसे होगा इसके बारे में अपन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी आपको मैंने पहले बताया था कि रेजिस्टिविटी जो है, मान लो एक पल के लिए सपोज करो कि टेम्परेचर T जो है, पहले टेम्परेचर मान लो T है, एक बार के लिए मान लेते हैं, किसी टाइम टेम्परेचर कितना है, T है, और उसमें हल्का सा क्या हो जाता है, इंक्रीमेंट हो जाता है, और टेम्परेचर हो जाता है D प्लस T। कि जैसे मान लो कोई वायर रखा है, कोई मेटल है आपके पास, और टेम्परेचर उस टाइम 30 डिग्री है, फिर आपने टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया होगा, तो 30 प्लस 5 हो जाएगा। तो वो सेम चीज मैंने यहाँ पे लिखी थी। मान लो किसी एट एन इंस्टेंट द टेम्परेचर कितना है, T है, और हमने उसमें dt क्या कर दिया, इंक्रीमेंट कर दिया। तो आपको पता है कि जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टिविटी पे क्या फर्क पड़ता है, टेम्परेचर का पता है क्या आप लोगों को, टेम्परेचर का रेजिस्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। अभी आपको मैंने समझाया था कि टेम्परेचर इंक्रीज तो रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज। आगे बात सुन, टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो गया तो रेजिस्टिविटी भी क्या होती है स्टूडेंट्स, इंक्रीज होती है। तो मान लो रेजिस्टिविटी जो है अपनी स्टार्टिंग में रेजिस्टिविटी है, मान लो रो नोड है, और उसको हमने इंक्रीज कर दिया, और ये कितना कर दिया, dr नोड, ये इतना रेजिस्टिविटी में भी क्या हो गया, इंक्रीमेंट हो गया। तो जिस हिसाब से सॉरी, ये यहाँ पे ओनली डी और आगे रेजिस्टिविटी का जो सिंबल है रो, इतना हमने रेजिस्टिविटी में क्या कर दिया, इंक्रीमेंट कर दिया। तो इसमें मेरे हिसाब से आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ये जो टेम्परेचर जो लिया है अपने स्टूडेंट्स, ये जो अपने जो टेम्परेचर लिया है, हाँ, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज जो है उस पर थोड़ा सा आपको गौर करना है कि जैसे इनिशियल जो टेम्परेचर से मैंने टी लिया, आप टी जीरो ले लो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, और उसमें चेंज कितना हो गया, dt हो गया। फिर ना इनिशियल जो स्टार्टिंग में जो रेजिस्टिविटी है वो क्या है आपकी, रो नोड है। स्टार्टिंग में जो इनिशियल जो डेंसिटी है वो कितनी स्टूडेंट्स, रो
नोड है उसके अंदर है ना डी रो का क्या हो गया, मान लेते हैं डी रो का इसमें क्या हो जाएगा, चेंजेस आ गए। तो मेरे हिसाब से इसमें है ना आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा ये जो चेंजेस आ रहे हैं ना, ये जो चेंज आ रहा है, ये चेंज है ना जो रजिस्टिविटी में जो चेंज है डी रो, ये रजिस्टिविटी में चेंज है ना वो दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। कितनी चीज़ों पर डिपेंड करती है? दो चीज़ों पर। एक तो ये जो डी रो है यानी ये जो चेंज आता है रजिस्टिविटी में, ये एक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन टेम्परेचर में, यानी टेम्परेचर में जो चेंज है, सॉरी ये क्या लिख दिया मैंने यहाँ पर, रो है ना, ये जो डी रो है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी टी। अच्छा साथ में ये है ना स्टार्टिंग के भी है ना प्रोपोर्शनल होता है। डी रो जो है ये रो नोड के भी क्या होता है, प्रोपोर्शनल, यानी कि शुरुआत में किसी मटेरियल की रेजिस्टिविटी कितनी है, अगर है ना शुरुआत में किसी मटेरियल की जो जीरो टेम्परेचर पर अगर किसी की रेजिस्टिविटी ज़्यादा है ना, तो टेम्परेचर में चेंज करोगे ना तो उसमें ज़्यादा चेंजेस आएंगे रेजिस्टिविटी में। ठीक है, तो ये चीज़ है ना, ये दोनों चीज़ अपन एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है। ये जो दोनों चीज़ें हैं ना स्टूडेंट्स, दीज आर एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड, कि यानी आपका जो चेंज इन रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर एंड आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो नोड, यानी स्टार्टिंग में रेजिस्टिविटी कितनी है मटेरियल की उस पर भी क्या करती है, डिपेंड करती है। ठीक है, इन दोनों को अपन है ना एक साथ लिख देते हैं, रो नोट और डी टी। चेंज इन रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू इक्वली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस वन। जब आप ये प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाओगे तो यहाँ आएगा इक्वल, और यहाँ एक सिंबल आ जाता है अल्फा, ये अल्फा इसके जैसे सही होता है, रो नोट डी टी। ये अल्फा है, इसको बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। इस कांस्टेंट को अपन ने क्या नाम दिया, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, अब अपन एक काम करते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देते हैं इसका, मतलब ये तो स्मॉल चेंज किया अपने रेजिस्टिविटी में, अपन बहुत ज्यादा बड़ा चेंज कर देते हैं तो क्या होगा, ठीक है। अब इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करेंगे, तो स्टूडेंट्स देखो, पहले जो स्टार्टिंग में जो इनिशियल जो रेजिस्टिविटी है वो कितनी है, रो नोट है। तो स्टार्टिंग में इनिशियल रेजिस्टिविटी क्या है, रो नोट, और फाइनल कितनी है, रो हो जाती है। ठीक है, फाइनल कितनी हो जाती है, टेम्परेचर टी पर रो हो जाती है। ठीक है, अच्छा अल्फा कांस्टेंट, इनिशियल जो रेजिस्टिविटी है वो भी कांस्टेंट है, डी टी टेम्परेचर, स्टार्टिंग में टेम्परेचर टी नोट, बाद में टेम्परेचर क्या मान लेते हैं, टी मान लेते हैं। ठीक है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, इसका इंटीग्रेशन कर दो, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा रो। स्टूडेंट्स जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो अल्फा आगे आ जाएगा, रो नोट भी आगे आ जाएगा, टी नोट से यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। अब वो ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो रो के लिए तो रो ही लिखा जाएगा, माइनस रो नोट अल्फा रो नोट, टी की जगह वापस टी लिखा जाएगा और आगे आ जाएगा टी नोट। ये माइनस का रो नोट इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। रो नोट कॉमन ले लेना, 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नोट। ये फॉर्मूला वही है जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना, वही सेम फॉर्मूला है, रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच के रिलेशन का ये फॉर्मूला है। इससे रिलेटेड है ना एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आते हैं ज़्यादातर। अच्छा ये बात हुई रेजिस्टिविटी की।
यही सेम फॉर्मूला देखो, रेजिस्टिविटी क्या होती है, जैसे रेजिस्टिविटी क्या होती है, देखो रेजिस्टिविटी जो है ना स्टूडेंट्स, वो पर यूनिट स्क्वायर एरिया के लिए, जिसकी लेंथ, ऐसा कोई कंडक्टर जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट वगैरह सब यूनिट हो, 1 यूनिट हो, तो उसका जो रेजिस्टेंस है ना उसको अपन क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी बोलते हैं। यानी रेजिस्टिविटी एक तरीके का है क्या, रेजिस्टेंस ही तो है। तो अगर क्वेश्चन रेजिस्टेंस का है चाहे रेजिस्टिविटी का है, रेजिस्टेंस का अगर क्वेश्चन आए तो रो और रो नोट की जगह क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस आर नोट। इस फॉर्मूले को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस की फॉर्म में सेम रहेगा फॉर्मूला, बस है ना रेजिस्टेंस आ जाएगा, रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, आर इक्वल आर नोट हो जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला है, इसका ये डेरिवेशन है। आपको ना ये डेरिवेशन एग्जाम को अगर अपन देखें तो ये जो फॉर्मूला ये कभी नहीं आता एग्जाम में, मतलब ये डेरिवेशन कभी नहीं आता। तो आप इस डेरिवेशन को चाहे आप याद मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको बस ऐसे ही बता दिया, थोड़ा सा देख लो आप लोग, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका, तो ये आपको मेरे हिसाब से ये बात है ना स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गई होगी कि यहाँ ये कैसे अपन इसको सोल्व किया है। अच्छा, दस द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ, अच्छा इसको बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है। इसमें और क्या है देख लेता हूँ, इम्पोर्टेंट पूछेगा, ठीक है। बाकी आपको मैं इसके थ्योरी का जो पिक भेजूंगा उससे आप पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा। और तो इसमें हाँ ठीक है, एक चीज़ मेरे को नहीं मिली है, वो ये है वेरिएशन रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर विद टेम्परेचर एंड वेरिएस ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ नाइक्रोम विद टेम्परेचर। दो ग्राफ है स्टूडेंट्स, इसके नीचे जस्ट ये जो फॉर्मूला है ना, इसके नीचे अपनी जो एस.एल. अरोड़ा बुक है, इसमें 2 ग्राफ दे रखे हैं। उन ग्राफ के बारे में थोड़ा सा अपन देख लेते हैं, क्या कहना चाहते हैं वो ग्राफ। ये जो ग्राफ है ये है कॉपर का, इस तरीके से है। यहाँ पे है ये 50, फिर आगे है 100, फिर आगे है 150, इस तरीके से दे रखा है 0। यहाँ है ये टेम्परेचर है, ये इधर टेम्परेचर है किसमें, केल्विन में, और यहाँ है इधर रेजिस्टिविटी रो, और रेजिस्टिविटी है इसकी ओम मीटर, 10⁻⁻8 ओम मीटर। यहाँ पे है रेजिस्टिविटी 0.2, फिर आगे है 0.4। इस तरीके से ये एक ग्राफ दे रखा है स्टूडेंट्स। तो ये एक प्योर मेटल है। एट लो टेम्परेचर द रेजिस्टिविटी ऑफ प्योर मेटल इंक्रीजेज एज हायर पावर ऑफ टेम्परेचर। कि रेजिस्टिविटी जो है वो आपकी थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज करने पर भी देखो यहाँ पे देखो कि स्टार्टिंग में टेम्परेचर क्या है, 0 है, ठीक है। 0 से 30-20 डिग्री तक तो ना टेम्परेचर आपका कोई खास टेम्परेचर यहाँ पर जैसे मान लो 30 के आसपास होगा, शायद टेम्परेचर 25 के आसपास। और जब टेम्परेचर 25 के आसपास है उस टाइम रेजिस्टिविटी में कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आता है। लेकिन जैसे टेम्परेचर 50 क्रॉस कर जाता है, यानी 50 केल्विन क्रॉस करता है, तो 100 से पहुंचने से पहले इतनी सी दूर में आपका ग्राफ कहाँ चला गया, यहाँ चला गया। 100 पहुंचने से पहले, टेम्परेचर के 100 पहुंचने से पहले रेजिस्टिविटी जो है वो इस तरीके से क्या होगी, इंक्रीज होगी। यानी थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टिविटी क्या हो रही है, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है। टेम्परेचर
थोड़ा सा अगर आप चेंज करते हो तो टेम्परेचर हाई पावर में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जैसे मान लो कोई इक्वेशन ऐसे हो, अब x में अगर आप 2 करते हो तो 2 की पावर 4 कितना होता है, 16। 2 की पावर 4 कितना होता है, 16। तो यानी कि x में आपने 2 किया लेकिन y कितना आया, 16 आएगा। फिर x को आप 3 करो, 81। x में कितना चेंज किया, 2 से 3, x में आपने 1 चेंज किया, लेकिन y में कितना चेंज हो गया, 16 से डायरेक्ट 81 को पहुंच गया। इसका मतलब ये है कि x के थोड़े से चेंजेस में y क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है, यानी कि पावर के रूप में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। वो सेम चीज स्टूडेंट्स यहाँ पे जो प्योर मेटल, मैं कॉपर की बात कर रहा हूँ, ये वाला जो ग्राफ है वो किसका है, कॉपर। वेरिएशन इन रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर, आई एम टॉकिंग अबाउट कॉपर। कॉपर का मतलब यहाँ पे ये मान लो कॉपर तो आपको पता है, यानी अपन है ना प्योर जो मेटल है ना उसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। अच्छा, तो ये ना एग्जाम में ना कई बार ये ग्राफ 1 नंबर में पूछ लिया गया। 1 नंबर में कैसे पूछेगा, शो दैट हाउ कैन वी से वेरिएशन इन रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। इस तरीके से 1 नंबर में ना ऐसे ग्राफ बनाने के बारे में इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। लेकिन अपन बात करते हैं एलॉय के अंदर क्या होता है। एलॉय क्या होता है आपको बताया था मैंने। एलॉय क्या होता है, 2-3 तरीके की मेटल को मिक्स कर देते हैं अपन, 2-3 तरीके के मेटल को मिक्स कर देते हैं तो उसे अपन क्या बोलते हैं, एलॉय बोलते हैं। वो प्योर नहीं होगा, मिक्सर होगा। 2 या 2 से ज्यादा मेटल्स का मिक्स करके पिघला के फिर उसको मिक्स करके एक नई चीज बना देते हैं अपन, उसे क्या बोलते हैं, एलॉय। तो एलॉय में जो है जैसे कि नाइक्रोम, नाइक्रोम जो है ना वो नाइक्रोम एलॉय होता है। जैसे हीटर की जो स्प्रिंग है ना, हीटर की स्प्रिंग ये एलॉय की बनी होती है। हीटर की जो स्प्रिंग है ये एलॉय की बनी होती है। इसमें 2 तरीके की मेटल होती है एलॉय में, सॉरी नाइक्रोम में। एक तो इसमें क्रोमियम होता है और एक निकल होता है। निकल और क्रोमियम को आपस में मिक्स करके अपन क्या बनाते हैं, नाइक्रोम। और इस तरीके की जो मिक्स मेटल होते हैं ना इनको अपन क्या बोलते हैं, एलॉय बोलते हैं। तो एलॉय में क्या होता है वो अपन देखते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, ये वाला जो ग्राफ है ये किसके लिए है, एलॉय के लिए। ये जो ग्राफ है वो किसका है, एलॉय का है। तो एलॉय में किस तरीके से चेंजेस आते हैं रेजिस्टिविटी में वो देखो। तो देखो मेटल के केस में, प्योर जो मेटल होता है उसमें अगर टेम्परेचर 0 केल्विन है तो रेजिस्टिविटी भी क्या है, ऑलमोस्ट 0 है ना यहाँ पे। लेकिन एलॉय के केस में ऐसा नहीं होता है। एलॉय में अगर है ना टेम्परेचर अगर आप 0 कर देते हो, यहाँ पे टेम्परेचर लेके आ जाते हो, तो भी ना ये जो रेजिस्टिविटी है इस टेम्परेचर और रेजिस्टिविटी आपकी यहाँ होगी। आगे बात सुनो, इस वाले केस में रेजिस्टिविटी आपकी यहां से, मतलब रेजिस्टिविटी को क्या करोगे आप, स्टार्ट करोगे। ठीक है, ये 1 ना, ये 1 आप यहां लिख लो। यहाँ टेम्परेचर कितना है, 0 केल्विन। तो टेम्परेचर 0 केल्विन है तो भी आपकी रेजिस्टिविटी का जो ग्राफ है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। यानी ये इतनी रेजिस्टिविटी तो उसके पास ऑलरेडी है। किसके पास, एलॉय के पास। इसलिए स्टूडेंट्स याद रखना, एलॉय की जो रेजिस्टिविटी है वो प्योर मेटल से हमेशा क्या होती है, ज्यादा होती है। एलॉय जो है उसकी जो रेजिस्टिविटी है वो प्योर मेटल से हमेशा क्या होती है, ज्यादा होती है। और फिर जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते जाओगे रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज होती जाएगी। तो ये डिफरेंस होता है एलॉय में और मेटल में। मेटल में क्या होता है कि एकदम लो टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी क्या होती है, एकदम लो होती है, 0 होती है। एलॉय के केस में क्या होता है, 0 केल्विन पर भी इसकी रेजिस्टिविटी हाई होती है, बहुत ज्यादा। तो ये मेन डिफरेंस होता है एलॉय में और मेटल में। तो इसी चीज से अपन चेक कर लेते हैं कि जो भी अगर कोई भी आपको मैं मेटल दे दूं तो ये अपन डिफरेंस कर सकते हैं उसमें कि ये एलॉय है या मेटल है। तो ये था स्टूडेंट्स आपका
मेटल और एलॉय के बारे में, रेजिस्टिविटी के बारे में। इसके बाद में अब बात करते हैं अपन इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के बारे में। अब अपने जैसे थर्ड वाला जो चैप्टर है, इसमें इसके थर्ड के जो सिलेबस है उसके अंदर जो रेजिस्टिविटी अबाउट सेमीकंडक्टर जो है वो अपने ज़्यादा नहीं है जितना कि ऐसे अरोड़ा में दे रखा है। हालांकि रेजिस्टिविटी, सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है ये है जरूर आपके सिलेबस में, लेकिन ये 6 चैप्टर में। अभी जैसे ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें आएगी, एनर्जी बैंड गैप आएगा। अब आपको मैं एनर्जी बैंड गैप, आपको सेमीकंडक्टर का भी पूरा सा आपको पता नहीं कि होता क्या सेमीकंडक्टर, तो वो जो चीज़ है ना वो अपन ना आगे पढ़ेंगे किसमें, 6th वाले चैप्टर में सेमीकंडक्टर वगैरह सब आ जाएगा उसके अंदर। अभी अपने के लिए बस 2 लाइन पढ़नी है इसके अंदर, और बाकी पूरा जो है ना रजिस्टिविटी का सेमीकंडक्टर के रेफरेंस में वो पूरा पूरा किस में आएगा, फिजिक्स का जो सेकेंड पार्ट का जो 6th चैप्टर है सेमीकंडक्टर उसमें आएगा, उसी से आपको समझ में आएगा। यहाँ पे आपको मैं थोड़ा बहुत भी कुछ समझाऊंगा। पहली बात तो ये थर्ड चैप्टर में आपके है ही नहीं सिलेबस में, केवल 2 लाइन दे रखी है अपने बुक में भी, बस उतना ही है, वो ज़्यादा है नहीं इसमें। हालांकि ये टॉपिक वापस आएगा आपके छठे चैप्टर में आएगा, तब आपको वापस समझा देंगे। हालांकि ऐसे अरोड़ा में पहले भी दे रखा है और बाद में भी दे रखा है, तो इतना अभी करने की कोई जरूरी नहीं है। तो बात करते हैं अपन सेमीकंडक्टर के अंदर, एक चीज समझ लो कि सेमीकंडक्टर जो होता है उसको जब अपन टेम्परेचर देते हैं तो उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना वो बढ़ जाते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी जैसे जैसे आप टेम्परेचर देते जाओगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इंक्रीज होते जाएंगे। यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं। मेटल के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं था। आप ना कोई भी मेटल को हीट दोगे तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है, सॉरी यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मत लिखो, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो मेटल में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना वो उनकी जो नंबर है वो ना तो कम होते हैं ना ज्यादा होते हैं, टेम्परेचर आप कितना ही बढ़ा दो उन्हें। हाँ, उनकी वेलोसिटी वगैरह वो चेंज होती है जिसकी वजह से रेजिस्टिविटी चेंज होती है, जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था, वो एक अलग केस है। लेकिन सेमीकंडक्टर एक ऐसा मटेरियल होता है जिसमें ना टेम्परेचर अपन जैसे बढ़ाएंगे तो उसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो जाएंगे तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, करंट फ्लो करवाएंगे। कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए तो यानी कि करंट को बढ़ा देंगे। करंट को बढ़ने का मतलब क्या है, एक बार फिर से समझो। टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर इंक्रीज किया तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए, इंक्रीज हो गए। इलेक्ट्रॉन क्या काम करते हैं, करंट को फ्लो करवाने का, तो करंट का फ्लो इंक्रीज हो गया यानी कंडक्टिविटी बढ़ गई। कंडक्टिविटी बढ़ गई यानी रेजिस्टिविटी कम हो गई। इसमें उल्टा होता है, सेमीकंडक्टर में क्या होता है, उल्टा होता है। जैसे मेटल में तो रेजिस्टिविटी बढ़ाने पर टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती थी, इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें टेम्परेचर को अगर आप बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर दोनों का साथ में लिखना है, बस ये 2 लाइन ही लिखनी है आपको, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। अच्छा, इंसुलेटर में भी ना ध्यान में रखना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो बढ़ जाते हैं लेकिन वो हल्के से बढ़ते हैं, थोड़े से माइनर, 2-3 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। किसमें, इंसुलेटर में। इंसुलेटर को जब अपन गर्म करते हैं तो हल्के से इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं लेकिन करंट फ्लो नहीं हो पाता, क्योंकि वो 2-4 इलेक्ट्रॉन होता है, नेग्लिजिबल, एकदम जीरो के समान करंट, वो एक जगह से दूसरी जगह जा ही नहीं पाते, पहुंच ही नहीं पाते। उससे पहले तो ना अपन और थोड़ा सा गर्म करेंगे तो इंसुलेटर आपका जल जाएगा, जैसे कि लकड़ी। ठीक है, आप एक लकड़ी का टुकड़ा ले लो, एक तरफ प्लस लगाओ और एक तरफ माइनस लगाओ और फिर उसको हीट करो तो ऑब्वियसली उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ना शुरू होंगे। लेकिन जब तक करंट का कंडक्शन होगा तब तक आपका वो जो लकड़ी है वो गर्म होके वैसे ही जल जाएगी। इसलिए ना इंसुलेटर में करंट फ्लो हो नहीं पाता है। सेमीकंडक्टर में क्या होता है, जैसे अपन करंट को बढ़ाते हैं
तो तेजी से फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ना शुरू हो गया तो कंडक्शन बढ़ गया, कंडक्शन बढ़ गया तो इसका मतलब रेजिस्टेंस कम हो गया, यानी रेजिस्टिविटी क्या हो गई, कम हो गई। तो ये जो थ्री जो मैंने टॉपिक करवाए हैं, ये जो थ्री टॉपिक है ये किसके अंदर है, ये है आपका टॉपिक चल रहा था टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी, यानी कि टेम्परेचर का रेजिस्टिविटी पे डिपेंडेंस। अच्छा, सेमीकंडक्टर का ना ग्राफ है वो देख लो। सेमीकंडक्टर का ग्राफ में इधर तो है टेम्परेचर, इधर है रो। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर दोनों ही इसमें क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी कि टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो यानी इसका ग्राफ है ना ऐसे या ऐसे नहीं बनेगा। ये वाला जो ग्राफ है ना ये हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ होता है, यानी टेम्परेचर कम है तो रेजिस्टिविटी हाई है, फिर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी धीरे धीरे क्या होगी, कम होगी। रेजिस्टिविटी धीरे धीरे क्या हो रही है स्टूडेंट्स, कम हो रही है। इस तरीके से उसका ग्राफ बनेगा। तो ये एक टॉपिक है जिसके अंदर थ्री टॉपिक थे, ये आपकी क्या होगी, कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब है ना ये जो आज मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ना रेजिस्टेंस वाला, ये R इक्वल टू R नोट 1 प्लस अल्फा टी वाला हो, उससे रिलेटेड है ना कुछ एक न्यूमेरिकल है जो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में कराऊंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इतना कर लो कंप्लीट, नोट्स बना लो इसके।